हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बड़ी ताकतों से टक्कर लेना आसान नहीं है। आमतौर पर यह कहा जाता है और किसी हद तक यह बात सही भी है। लेकिन ईरान किस तरह से इसराइल और अमेरिका की साजिशों को नाकाम करते हुए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत कर रहा है, और इतना मजबूत के आखिरी इसराइल और अमेरिका पर हमले करने का हक हासिल कर लेता है। आखिर वो कौन सी ऐसी कोशिशें हैं? आमतौर पर जाहिर है, कहा जाता है कि फौज के मामले में, फौजी ताकत के मामले में बहुत ही तरक्की की है ईरान ने, लेकिन खुफिया मामलात में भी उसने बहुत तरक्की की है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईरान के खुफिया महकमे के मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मिलियंस ऑफ पेजेस, यानी लाखों सफहात पर मुश्तमिल इजराइल से खुफिया मालूमात उनके पास पहुंची हैं, जिसको टेलीविजन पर दिखाया गया है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जून की जो जंग हुई थी उससे पहले ईरान तक ये सब पहुंच गया था, और उसकी मदद से उसने बेहतर हमले किए, सटीक हमले किए। यह सारा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? ईरान किस तरह से ये खुफिया महकमे में खुफिया इत्तलात इकट्ठे करके कामयाबियां हासिल कर रहा है? और क्या कुछ है? तेहरान से आने वाली इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम है। दुनिया की सियासत को तय कर रही है तेहरान की सियासत, ईरान की सियासत। इस्लामी इनकलाब ने इस पूरे इलाके को जिस तरह से तब्दील किया है वो आपके सामने है। अब कहीं भी 100-200 किलोमीटर इधर उधर कहीं भी जाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब, जो ईरान रेडियो हिंदी के लिए वहां से काम करते हैं। अब से पहले भी आपने उनकी कई वीडियो काफी पसंद की हैं। तकरीबन 25 साल से वो ईरान में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है ईरान की ये खुफिया कामयाबी, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है और क्या और आने के इम्कान हैं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक, बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन आपकी दी हुई इत्तलात और इंफॉर्मेशन को बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं, समझते हैं और बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आपसे बात की जाए। क्या कुछ है ये जो कामयाबी मिली ईरान को, जो उनके मिनिस्टर इस्माइल खतीब साहब ने जो कुछ बताया, जिस पर इजराइल के अंदर चर्चा हो रही है? अभी मैं खबर देख रहा था कि किसी ईरानी एजेंट ने बेन गवीर की बेटी को राब्ता किया किसी म्यूजिक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, और वहां तक पहुंच है ईरान की। वो खुद इजराइल इस बात को कबूल कर रहा है। क्या कुछ है इसकी हकीकत? रज़ा, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम में और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। ये अहम मौजू इसलिए है कि इसराइल ने इंटेलिजेंस के मैदान में जितनी ताकत और जितनी तवानाई हासिल की है, उससे कहीं ज़्यादा उसने प्रोपेगेंडा किया है उसका। और उस प्रोपेगेंडे की वजह से वो काफ़ी कामयाब रहा है अपने मुखालिफिन को डराने में। और मुखालिफिन को ऐसा लगता है कि हम अगर कहीं भी हैं तो इसराइल की नज़रों के सामने हैं। और अब तक ये होता रहा कि इज़राइल को अगर कोई नाकामी होती थी तो वो इस तरह से होती थी कि उनके किसी एजेंट से कोई ऑपरेशन अंजाम देने में कहीं से कोताही कोई हो गई। आपको याद होगा कि उन्होंने मबहूह को कत्ल किया था इमारात के अंदर। हमास के लीडर थे और उस दौरान फिर वो एक पूरी बात सामने आ गई कि किस तरह से जो वो चूंकि जिस तरह से वो मारे गए होटल के अंदर, उसके बाद फिर वो हंगामा मच गया। पता चला, सारी बात खुल गई कि कनाडा के पासपोर्ट पे, किन किन मुल्कों के पासपोर्ट पे इमारात आए थे और आके उन्होंने जो है वो इस तरह से उनको कत्ल कर दिया। तो कत्ल का मतलब ये था कि वो इसी तरह से दूसरा इसराइल की बहुत बड़ी नाकामी हुई थी जब उसने हमास के लीडर खालिद मिशल को जॉर्डन में मारने की कोशिश की थी, और वो उनके जो बॉडीगार्ड थे उनकी बरवक्त उन्होंने उसमें मुदाखलत की और वो बच गए फौरन। उन्होंने जाके पकड़ लिया था असल में, वरना वरना वो मारे जाते। पकड़ इसलिए लिया कि वो देख लिया कि वो उनको कोई चीज उसने टच की और चले गए। ऐसा उनको लगा कि जैसे कहीं किसी मच्छर ने काट लिया, कुछ इस तरह की बस तकलीफ हुई थी।
उसमें लेकिन होना ये था कि वो धीरे धीरे, पहले तो जरा सा खून कान से उनके निकला था, उसके बाद ये होना था कि वो बचते नहीं, वो खत्म हो जाते। मगर उनका बॉडी गार्ड गार्ड जो था वो इतना, वो थोड़ा सा फासले पे चल रहा था, उसने बर वक्त मुतवज्जे हो गया और उसने उनको दौड़ा के और पकड़ लिया। दोनों एजेंट पकड़े गए इसराइल के मोसाद के। तो जब पकड़ लिए गए तो फिर बात खुल गई। तो वहां मलिक हुसैन का जमाना था जॉर्डन में, तो उन्होंने इसराइल पे दबाव डाला कि भाई अगर ये मर गए खालिद मशअल तो फिर हम जो है वो जो मुआहदे हैं वो खत्म कर देंगे। तो फिर आखिर में मोसाद ने ही आके उनका इलाज बताया और वो फिर दोबारा जिंदा बच गए। तो अब तक ये होता रहा था, लेकिन ये कि इसराइल के अंदर जाके और वहां के जो खुफिया मराकिज हैं इंटेलिजेंस के, या जो फौजी मराकिज हैं, उसकी कोई इतनी डिटेल में जासूसी हो पाई, ये अब तक हुआ नहीं है। कोई बहुत बड़े पैमाने पे जासूसी हो नहीं पाई है असल में। कभी कुछ राज खुला है तो खुद इजरायली एजेंटों की कहीं कोई गलती हो गई तो उससे राज खुल गया। अब ये लेकिन ईरान ने इस वक्त जो कामयाबी हासिल की है वो बहुत ही अजीब तरह की कामयाबी है, इसलिए कि उसमें बेपनाह मालूमात हैं। और ये मालूमात जो हैं वो इसराइल के जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में है कि ये इसराइल में कहाँ कहाँ पर हैं, फिर इनके अंदर एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं। कुछ जो है वो तो उनका, जैसे वो नकब का है, नेगेव जिसे कहते हैं, वो उसका तो ये मालूम है सभी को कि साहब ये 7 न्यूक्लियर इनके जो बड़े सेंटर्स हैं उसमें एक ये है। लेकिन ये कि अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम होता है, उन प्रोजेक्ट्स को कौन से लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो अफराद कौन से हैं, उन अफराद का उन प्रोजेक्ट्स में रोल क्या है, एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। एक तो ये है कि ये जितने लोग हैं, एक मिस्टर रिवियन है और एक एल्बाज हैं और कई नाम इस तरह से 189 नाम अब तक सामने आ गए हैं। तो इनका यह है कि एक तो इनका एक अलग मिशन दिखाया जाता है जो इनके प्रोफाइल में कहीं होगा। उसके अलावा फिर ये बाद में इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए से पता चला कि नहीं, इनका जो असल मिशन है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए, जदीद न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बने कि जो एक खास दायरे में तबाही फैला सके, या न्यूक्लियर वॉरहेड जब बनता है तो उसमें किस तरह से गैस फिट की जाएगी, किस मकदार में, इस तरह के जो एक्सपर्ट है, इन सब का नाम इसमें पूरी डिटेल के साथ अब तक आ चुका है। हालांकि अब जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि बहुत छोटा सा हिस्सा ये है जो हम अभी रिवील कर रहे हैं, अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे पास बाकी है। तो इसके सामने आने से एक तो ये पता चल गया कि ये इदारे कौन से हैं। कुछ तो हैं जो एलानी है, कुछ हैं जो जैसे वाइजमैन। अब वाइजमैन की पूरी, वाइजमैन एक तहकीकाती रिसर्च सेंटर था बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन ये पता इसमें चला कि वाइजमैन ने इसराइल के न्यूक्लियर असलहों को डेवलप करने में क्या रोल उसका रहा, किस तरह के प्रोजेक्ट पे उसने काम किया, और वो प्रोजेक्ट कौन से लोगों ने अंजाम दिया, किस तरह के लोगों ने, जो दुनिया में मान लीजिए साइंटिस्ट के तौर पर बहुत मशहूर हैं। लेकिन उसमें ये आया कि जब इसराइल एटम बम बना रहा था तो उसमें इनका क्या रोल था और अब तक ये क्या रोल अदा कर रहे थे, ये पूरी तफसीलात वाइजमैन की आई। उसके अलावा जो दूसरे इदारे हैं उनकी पूरी तफसीलात इसके अंदर आई। और इतना ही नहीं काजी साहब, यहां तक इसमें आया कि ये लोग कौन है, ये इसराइल के अंदर रहते कहाँ, इनका घर कहाँ है, इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, जिस गाड़ी में ये जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो क्या, वो तमाम तफसीलात इसमें लेके आए हैं। अब तक जो ऐलान हो रहा है, और मजे की बात यह है कि इसमें वो डेटा आया है, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डेटा उससे मुताल्लिक मौजूद था वो लेके आए। उससे ये भी पता चल रहा है कि ये आगे क्या प्लान कर सकते हैं, आगे का इनका प्रोजेक्ट क्या है जिसपे ये काम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की इसराइल इससे एक हड़बड़ा गया है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका तो पूरी तरह से सामने आ गया है। उसके अलावा जो इसका फौजी जो वो है पूरा सेटअप है, उसके बारे में बहुत बड़ी पैमाने पे मालूमात ईरान के हाथ लगी हैं। और ये लोग एक्सपोज हो गए हैं जो दरअसल दुनिया में किसी और नाम से जाने जाते हैं, किसी और रोल में पहचाने जाते हैं। इससे ये पता चला है कि साहब ये इनका वो रोल नहीं है, इनका असल रोल कुछ और है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं।
वरना हो सकता था इन्हीं में से किसी को कहीं हम देखते कि इनको कोई प्राइज मिल रहा है कि इन्होंने फला काम किया है, और अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो है ये मुमकिन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री सामने आ गई है। इसराइल में अभी ये खौफ इस बात के लिए है कि अभी बाकी जो डेटा सामने आने वाला है वो जो है वो बड़े पैमाने पे इसराइल के लिए कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। दूसरी चीज और बड़ी अहम हुई जी, है। मैं आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें और पूछूंगा, अभी मैं पूछूंगा। जी मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 2010 में ये वाला वाकया मैं अक्सर इसलिए याद दिलाता हूं कि ये बहुत बड़ी खुफिया कामयाबी थी ईरान की, फरवरी 2010 में, जब सीस्तान बलूचिस्तान में टेरर हमलों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका हेड अब्दुल मलिकी अब्दुल मलिक रेगी, नौजवान लड़का था, वो एक दिन काबुल में मिलता है सीआईए के लोगों से। उसके बाद वो वहां से कहा जाता है कि कजाकिस्तान जाओ, हमारे सीनियर लोगों से मिलो। वो काबुल से उड़ता है दुबई, और दुबई से जब कजाकिस्तान जाता होता है और ईरान की फिजा में वो हवाई जहाज पहुंचता है, तो उसे ईरान के फाइटर जेट्स उतार लेते हैं बंदर अब्बास में, और उसी सीट नंबर से उस आदमी को उठाते हैं और उस जहाज को जाने की इजाजत दे देते हैं। तो ये एक बड़ा वाकया था। मुझे याद है उस वाकये के फौरन बाद यहां दिल्ली में ईरान के एम्बेसडर नबीजादे थे उस जमाने में, उन्होंने ये बात मजाक के तौर पर कही थी कि हमने तो अपने बिन लादेन को पकड़ लिया, अमेरिका क्यों नहीं पकड़ पा रहा। तो ये इस किस्म की कामयाबियां ईरान को अब से पहले रही हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है कारवां। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं, वक्त चूंकि महदूद रहता है, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, कैसे हासिल किया गया, कैसे ये इंफॉर्मेशन बताया ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि ओरिजिनल कागज और ओरिजिनल फाइलें पहुंच गई हैं ईरान। क्या इसका कोई ताल्लुक 7 अक्टूबर से है, जिसमें बताया गया था कि हमास के लोगों ने मोसाद का पूरा सर्वर, कंप्यूटर का जो मरकज होता है, उसे वो उठाकर ले आए थे, या कोई और ऑपरेशन किसी और तरीके से हुआ, कुछ बताया गया क्या? जी, अब इसमें जाहिर है कि नेटवर्क किस तरह से बना है और किस तरह से काम कर रहा है, इस पे मालूमात थोड़ा कम दी गई है, इसलिए कि उसमें ये बताया गया है कि नेटवर्क अभी भी मौजूद है इसराइल के अंदर, और बनाया इस तरह से गया है कि वो अलग अलग सेल्स बनाए, 2 लोग और 4 लोगों किस तरह के सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। तो और इस तरह के बहुत सारे सेल्स बनाए गए हैं, फिर उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, भाई आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। बाद में उन मालूमात को जोड़ के पूरी मुकम्मल मुफीद मालूमात में बदलना, वो जाहिर है ईरान का फिर काम है। तो ये एक बड़ी अच्छा इसमें यह है कि खुद इसराइली काफी इसमें है जिनको खरीदा गया है, जिनको यानी पैसे से खरीदा गया है। कुछ ने इसमें यह भी पता चला, कुछ ने नेतन्याहू से नफरत की वजह से भी जो है वो ताउन किया है इस मामले में, और पैसे भी लिए, मैं आपसे अभी बात करने से पहले इजराइल के मीडिया में ही रिपोर्टें पढ़ रहा था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि खुद इजरायली मीडिया भी इस बात को लिख रहा है कि कुछ लोग पैसे के लालच में काम कर रहे हैं ईरान के लिए, और कुछ लोग नेतन्याहू के मुखालिफिन हैं जो ईरान के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इजराइल की तबाही का इंतजाम तो बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है, थोड़ा सा और आगे बताइए, क्योंकि मैं बीच में कुछ इनपुट इसलिए दे रहा हूं कि कुछ हमारे दर्शक जो हैं वो जरा कनेक्टेड रहे और चीजों को जरा समझते चलें। जी जी, तो एक तो ये सेल्स ईरान ने बनाई, जाहिर है बहुत मेहनत से, अब कितना इसमें वक्त लगा और किस तरह बनाई ये जाहिर ये अपने आप में राज है, और इसको ईरान आगे भी इस्तेमाल करेगा। मगर इस पूरी मालूमात में एक तो ये पता चल गया, पूरा डिटेल सामने आ गई, वो डेटा ले आके एक तो उनको फिर प्रोसेस करके फिर उनको मुफीद मालूमात में बदला गया। उसके बाद ये पता चला कि अब जैसे उन्होंने एक पूरी डिटेल निकाली कि 2018 में यहां से एक टीम जाती है, इजराइल से जाती है अमेरिका, लॉस अलामोस उनका अमेरिका का एक वो न्यूक्लियर सेंटर है और रिसर्च सेंटर है। लॉस अलामोस वो सेंटर है जहां पर वो बम बनाए गए थे, न्यूक्लियर बम जो जापान पे गिराए गए थे, बहुत पुराना सेंटर है। तो वहां पे एक मिस्टर गैस्पी हैं जो बहुत अहम रोल में है, वो इनके साथ ताउन करते थे, और वो ये लोग मिलके, इजराइलीज और अमेरिकन, मिस्टर गैस्पी और यहाँ से जो एक रिवियन, मिस्टर रिवियन इजरायली थे,
वो टीम का हिस्सा थे, बड़ी एक टीम जाती है और जाके ये मिल के ज्वाइंट उस पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं अमेरिकन और इजरायली। किस बारे का कौन सा वो प्रोजेक्ट है? न्यूक्लियर बॉम्ब का, जदीद न्यूक्लियर बॉम्ब। वो पूरा पहले जो बनता था तो अपनी जगह पर अलग तरह से तबाही फैला था, टैक्टिकल इस्तेमाल हो सके कि एक महदूद इलाके में जो है वो उसको न्यूक किया जा सके, न्यूक्लियर हमला किया जा सके। इस तरह के प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया। तो अब उस टीम के जितने लोग थे वो पूरी की पूरी लिस्ट ईरान के पास थी, ईरान ने पूरी लिस्ट वो जारी कर दी, ये गए। और इत्तेफाक से ये है कि उसमें तस्वीरें भी कुछ आई हैं जो ये वहां पर जिस वक्त गए थे और काम कर रहे थे लॉस एलमोस सेंटर के लिए, वो तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई हैं। मुमकिन वो तस्वीरें कहीं और भी हों, लेकिन किसी को नहीं मालूम होगा कि ये लोग क्यों, कौन थे और क्यों आए थे और किस तरह से इन्होंने काम किया, मगर ईरान के इस ऑपरेशन के बाद ये क्लियर हुआ। दूसरी इसके अलावा यह है कि इसमें कई यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन पर सपोर्ट मदद दे रहे हैं और किस तरह से उसके साथ ताउन कर रहे हैं, ये चीजें इसमें सामने आई जो इनके लिए वाकई बड़ी शर्म की बात। इसलिए अलबत्ता तो शर्म उनको आएगी नहीं, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतना हंगामा मचाते हैं कि वो कहीं इसका मिलिट्री डायमेंशन है, वो फला है और डमा है। और ये बिल्कुल साफ साफ इसराइल के यहाँ वेपन बनाने में, न्यूक्लियर वेपन बनाने में ताउन कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। खाली ये चीजें छुपी हुई नहीं है, पता है बस ये कि उसके सबूत सामने आ गए हैं इस ऑपरेशन के बाद। तो इस तरह से इसराइल के लिए अभी ये, इसराइल को भी एक्चुअली ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इसराइल को भी ये पूरी तरह से अंदाजा नहीं कि ओवरऑल डेटा कितना वहां से ईरान मुंतकिल कर पाया है, ईरान ने कितना डेटा हासिल किया है, वो उसको बहुत सही, बहुत पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह से हिस्से थोड़े थोड़े आ रहे हैं उससे ये पता है कि शायद इसराइल को लग रहा होगा हमारा कुछ भी अब खुफिया नहीं बचा है, कम से कम ईरान की नजर से कोई भी चीज खुफिया नहीं रह गई है। ईरान उसमें कितना जारी करता है, उसका कैसे इस्तेमाल करता है, जाहिर यहाँ के उनके फैसले पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसराइल के अपने आप में शिकस्त बहुत बड़ी है काजिम साहब। बल्कि एक चीज ये भी है कि ये 10 उसको ऐलान हुआ, बाकायदा बयान जारी हुआ 8 जून को। एक पहले तो एक खबर आई थी, उसके बाद 10 जून को इसका ऐलान किया गया बाकायदा ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और 13 जून को हमला कर दिया इसराइल ने ईरान के ऊपर। कहते ये हैं, एक तज्जिया ये है कि इसराइल ये हमला दरअसल जो करबला में चेहलुम होता है, अरबईन होता है, ये उस मौके पे करना चाह रहा था, लेकिन यानी जुलाई अगस्त में करना चाह रहा था। लेकिन वो उसने वो टाइम इसलिए चुना था कि ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के अच्छे खासे लोग वो उस बॉर्डर पे लगे रहते हैं और उस जायरीन बड़ी तादाद में आते हैं, गुजरते हैं, तो वो उसमें मसरूफ रहते। तो उसने वो वक्त चुना था हमले के लिए। जल्दी उसने हमला इसलिए किया कि वो कहीं अगर उसको कामयाबी इस तरह से मिल जाए कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाए तो कम से कम उसको ये मालूमात जो ये सारी ईरान के हाथ आ गई है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। तो एक तरह से उसको हमले का जो प्लान था, वो जो बात का था, उसे और पहले अंजाम देना पड़ा। ये एक तज्जिया है, असेसमेंट है इस तरह का। तो इतना ज्यादा उससे जी आप अपनी बात पूरी कर लें, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी नहीं, आप बताइए आप। हाँ देखिए, मैं देख रहा था कि अप्रैल 2018 में, 2018 वही साल है जब ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से अपने आप को अलग किया था। उस वक्त यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने ईरान की न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम के प्लान की एक बहुत बड़ी भरपूर एक तकरीर की थी यूनाइटेड नेशन में, और उसने कहा था कि हमने सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है ईरान से। तो उस वक्त जाहिर है ईरान में आप भी थे और आपने उस जमाने में ईरान के कुछ डिस्कशन भी सुने होंगे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमसे चोरी हो गई, हमारे यहां से चली गई, और वो कितनी खतरनाक इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये 2018 का जो अगर कोई ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन था इजराइल का, तो उसके मुकाबले में अगर अब ये ईरान को मिलने वाली कामयाबी है, इसको देखा जाए तो इसका कुछ कंपेयर करके कुछ बता सकते हैं? आपने जरूर, क्योंकि 2018 बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं और आप वहां पर थे। जी जी, ये ईरान का एक इलाका है जिसके बारे में इन्होंने ये दावा किया था, तेहरान से कुछ फासले पे है, कि यहाँ पर एक जो है वो न्यूक्लियर साइट है और
इसकी हमने सारी मालूमात निकाल ली है और पूरा डेटा यहाँ से हम वो एक उसके बाद नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक वो भी किया था, एक उनके पास कुछ सीडीज का एक ढेर दिखाया था और उसमें ईरान के एक साइंटिस्ट का नाम भी लिया था, डॉक्टर फखरीजादे का, जिसको बाद में उन्होंने असेसिनेट किया ईरान के अंदर। और ईरान के कई साइंटिस्ट जाहिर वो पहले भी कत्ल कर चुका है इसराइल। तो उस पर बड़ा उसने शो ऑफ किया था कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर तमाम मालूमात हासिल कर ली है। एक्चुअली ईरान के सिलसिले में ये है काजिम साहब के, एक तो वो MKO जो है मुजाहिदीन खल्क, जो एक तंजीम है और ईरान के खिलाफ वो पिछले करीब 40 साल से वो दहशत गर्दाना हमले कर चुकी है और बहुत से यहाँ के वजीर आजम, सदर, उसके अदलिया जुडिशरी के चीफ और 17,000 ईरानियों को कत्ल कर चुकी है वो तंजीम, जो पेरिस में, अमेरिका में इस वक्त जो मौजूद है। उनकी मदद से, उससे जुड़े लोगों की मदद से इसराइल को ईरान की खुफिया मालूमात मिल जाती हैं। वो इनके जरिए बाकायदा उनसे ताउन कर रहे हैं, चूंकि ईरान के मौजूदा सिस्टम को दुश्मन है, ईरानी आवाम के दुश्मन है, ईरान में इन्हें कातिल उसके तौर पे देखा जाता है। तो बहुत सी मालूमात उसको इस तरह से मिलती है। इसराइल इसको मोसाद की कामयाबी अलग तरह से दिखाता है कि बिल्कुल जैसे मोसाद के एजेंट अंदर घुसे और बिल्कुल उन जगहों पर पहुंच गए जहां कोई सोच नहीं सकता, वो मालूमात निकाल के ले आए, लेकिन उनको काफी मदद यहाँ से मिल जाती है। तो इसराइल, वही मैंने कहा कि जितना उसके पास इंटेलिजेंस ताकत है, वो उसका डबल और बल्कि कई गुना उसका प्रोपेगेंडा करता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि किसी की समझ में ही नहीं आ सकता कि हम ये काम करते कैसे हैं। तो वो उसके साथ अब ये हुआ कि जब उसके ऊपर काउंटर इंटेलिजेंस ईरान उसमें जब कामयाब हुआ है, तो एक सरासिनगी वहां पर इसराइल के अंदर है। इसलिए भी है काजी साहब के इसराइल के कई वो साइंटिस्ट और रिसर्चर जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में और मास डिस्ट्रक्शन के बॉम्ब और हथियार बनाने में जो मुलविस हैं और काम अंजाम दे रहे हैं, वो IAEA के साथ भी ताउन कर रहे हैं। यानी IAEA जिसका मेंबर नहीं है इसराइल, उसने NPT पे सिग्नेचर नहीं किए हैं, वो भी वहां पर उनके साथ, यानी IAEA उनके साथ ताउन करता। बल्कि एक मजेदार बात मुझे याद आई, ये जो सारा डेटा आया है उसमें IAEA के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल है ग्रोसी, उनकी तस्वीरें भी इसी डेटा के अंदर से मिली है। उससे ये पता चला कि इसराइल इनकी फैमिली इमेजेस और पिक्स जो है वो जमा करके रखा हुआ था इसराइल ने, और ईरान जो डेटा आया उसमें वो चीज भी मुंतकिल हुई। उससे ये पता चला कि इसराइल इनकी भी जासूसी करता है। उसमें मुझे एक और बात याद आई, CIA के एक एजेंट हैं जो 15 साल से ज्यादा CIA के लिए काम कर चुके हैं। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, है इंटरनेट पे है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कहने लगे कि हम CIA वाले लोग जो हैं, CIA वाले में जितने लोग हैं, कहा कि बड़े अफसर कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी CIA वाले इसराइल से नफरत इसलिए करते हैं कि ये हमारी जासूसी करते हैं, ये हमको ही हमारे खिलाफ जासूसी करते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। कहने लगे मैंने तो एक इसराइली अफसर को बहुत डांट दिया था, कहा वो मुझे जो है वो इसराइल के दौरे की दावत देना चाह रहा था कि, तो कहने लगा, मैंने उससे कहा कि हाउ डेयर यू, और उसको डांटा मैंने, तो कहा उसमें फिर बदल लिया उसने अपना लहजा। लेकिन वो एक चीज कह रहे थे कि इसराइल जो है वो कांग्रेस के जो लोग हैं, यानी सेनेटर्स जो हैं, और उस पे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबरान हैं, उन पे बड़ा वो काम करता है। उसके अलावा वो आर्मी के लोगों पर, यानी अमेरिकन आर्मी के जो अफसरान हैं, उन पे काम करता है। अच्छा, ये मैं और भी दूसरे भी लोगों से सुन चुका हूं, अमेरिका के जो CIA से जुड़े या मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इसराइल के लिए काम कर रहे हैं तो आप रिटायर जैसे हुए आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई ना कोई रोल मिल जाता है, तो आप नौकरी से ज्यादा वहां पर कमा रहे होते हैं। और अगर आपने नहीं काम किया तो फिर आप यहाँ वहाँ एक्सपर्ट बन के इधर उधर बस इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ आपको मिलता नहीं है। तो जासूसी पे मुझे बात ये बातें देखिए, मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको एक बार फिर। MKO का आपने जिक्र किया, मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा गया है, और ईरान में जाहिर है बहुत से उन्होंने कत्ल किए हैं, 17,000 ईरानियों को मार चुके हैं। मैं सन 2000 में पहली बार इराक गया था। उस वक्त सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, और जाहिर है उस हुकूमत के मेहमान के तौर पर मैं गया था, जर्नलिस्ट के तौर पर हिंदुस्तान से। तो मैं एक इमारत के बहुत बहुत ऊंची दीवार वाली एक इमारत के बराबर से हमारी गाड़ी गुजरी,
और हमारे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था, जाहिर है वो खुफिया एजेंसी का ही कोई कारिंदा था, उसने बताया था कि ये एमकेओ का ऑफिस है। मेरे जहन में उस, अशरफ हाँ अशरफ बेग। हाँ, वो इतना इतना सिक्योर था, ऊंची दीवारें थी जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और बिल्कुल जैसे अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी होती है ना, तकरीबन उस तरह की सिक्योरिटी थी उसकी। और उसके बाद एक जगह और भी, जब हम जंग के दौरान नजफ से ईरान के बॉर्डर की तरफ गुजर रहे थे, तब भी एक जगह हमें बताया था रास्ते में कि पूरा एक शहर बसाया हुआ है सद्दाम हुसैन ने, जिसमें वो एमकेओ के लोग रहते हैं, और वो पूरी तरह से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में उसकी मदद करता था। दूसरी बात जो आपने एक सीआईए के अफसर की बात कही, मैं अभी अभी एक वीडियो देख रहा था आपसे बात करने से पहले ही, टकर कार्लसन की। उसने जी। बिल्कुल खुलकर के कहा कि ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग के दौरान बाकायदा इजरायली अफसरान पेंटागन में मौजूद थे, और किसी भी मीटिंग के अंदर घुस आते थे और कहते थे वी वांट दिस, वी वांट दिस, हमें ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो वो इस बात की एतराज कर रहा था कि आखिर हम अमेरिकन हैं, इसराइल के गुलाम तो नहीं है। ये हमारे पेंटागन में और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में हर जगह इजरायली अफसरान आकर के हमें हुक्म देते हैं। तो ये एक अमेरिका में एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि आखिर हम इजराइल के लिए इतने फिदा क्यों हैं। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम होता जा रहा है। अब आप ये बताइए कि अब क्या कुछ लगता है, देखिए एक बड़ा सवाल हर एक के जहन में इस वक्त है कि जंग हो सकती है। ईरान के जिम्मेदारान भी बार बार इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि हम बहुत पूरी तरह से तैयार हैं, इस बार जंग होगी तो ये आखिरी जंग होगी, उसके बाद इसराइल का खात्मा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये जो खुफिया कामयाबी मिली है, इसके बाद आपको किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं जंग की तैयारी से मुताल्लिक? और ये जो ट्रंप ने नाम निहाद अमन मुआहिदा पेश किया है, जिसमें खुद अरब और मुस्लिम मुल्कों, खासतौर पे इस बार तो पाकिस्तान भी, इस बार तो तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक भी उसके सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। क्या इस मुमकिना जंग में ईरान के साथ अगर हुई और खात्मा हो जाएगा, क्या इसके खौफ में जल्दबाजी से ऐसा कुछ हो रहा है, या हर तरफ से हार चुके नजर आ रही है? वो चीजें जो जंग से वो हासिल नहीं कर सके, वो अमन मुआहिदे के नाम पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये तो सामने बात आ गई है कि हमास को खत्म करने में इजराइल नाकाम हो गया। इतने 2 साल तो होने को आए, चंद दिन ही बचे हैं। ये बिल्कुल सामने आ गई बात। अब इसको और ये भी माहिरीन तो जो भी हैं वो शुरू से ये कह रहे हैं कि इसको खत्म कर नहीं पाएगा इजराइल, इसी लड़ता रहेगा, ये बरसों चलेगी लड़ाई अगर इसी तरह से उसने जारी रखी तो। एक चीज काजिम साहब बड़ी अहम ये हो रही है कि हमने ये देखा कि जब सीरिया में बशर असद की हुकूमत गिरानी थी, उसी के आसपास इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ वो जंग बंदी का मुआहदा एक किया। उसके बाद हमने देखा कि फौरन सीरिया का वो, हमने इसी तरह से ये देखा कि कतर से भी जब हम दोहा पे अटैक हुआ तो कतर से के इख्तलाफात थोड़े से नजर आने लगे थे। अभी अमेरिका ने कतर के साथ एक मुआहदा किया है, गैर नेटो अलाइक के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया है, जिसको अहम माना जा रहा है कि वो उसमें कतर की हर तरह से हिफाजत करेंगे। अब वो गजा में एक मुआहदा करने जा रहे हैं। तो इसके तो दो तफसीर है। एक तो ये कि चूंकि नेतन्याहू को आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इस जो है स्टेटस को इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, एक तो ये है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये कही जा रही कि ये ईरान पर हमले की तैयारी के लिए है। बाकी जो दूसरे फ्रंट हैं उनको जो है वो वहां पर मतलब शिद्दत कम हो जाए कि ईरान के साथ जब जंग शुरू हो तो वो ईरान के साथ जंग अंजाम दे सके और मुकाबला कर सके। ईरान का इस तरह की तैयारी। बाकी हम एक चीज और देख रहे हैं कि उसके बाद बहुत तेजी से अमेरिका से ये ऑयल टैंकर आ रहे हैं, इमारात पहुंचे हैं, और इस इलाके में कई टैंकर आए हैं जो रिफ्यूलिंग कराते हैं फाइटर जेट्स को अटैक के दौरान, अटैक के ऑपरेशन में। तो उससे ये तासुर ये देने की कोशिश है कि अमेरिका भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। अच्छा, जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है
ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये तैयारी ऐसी नहीं है कि इसको लंबे वक्त तक ऐसी जारी रखा जाए। ये जब तैयारी होती है तो आप कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको कोई ऑपरेशन करना होता है, वरना इसको खत्म करना होता है। आप इसको ज्यादा दिनों तक इस तरह से बड़े पैमाने पर तैयारी जारी रख नहीं सकते। तो ये एक इशारे देने की कोशिश है कि वो ईरान पे हमला नजदीक है, और ईरान तो इसमें ये भी हो सकता है कि ईरान पर एक प्रेशर बनाया जाए कि ईरान जो उस प्रेशर में आके जो वो मुतालबात मान ले। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अटैक वाकई करना चाह रहे हो। ईरान इसको ये मान के चल रहा है कि प्रेशर में तो आना नहीं है। सुप्रीम लीडर का जो बयान है वो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हमने न तो सरेंडर किया है और न करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका से मुज़ाकिरात डेड एंड पहुंच चुके हैं, ये मुज़ाकिरात का हमें कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकिरात करने का हो सकता है अमेरिका को फायदा मिल जाए, कोई अपना प्रचार करें हवा कि हम बहुत मुज़ाकिरात की मेज पे ईरान को ले आए, बाकी हमको कोई फायदा इससे होने वाला नहीं, लिहाजा इससे मुज़ाकिरात करके कोई फायदा नहीं है। तो ईरान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है, और अपनी दिफाई तैयारी, हमने इससे पहले भी प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कि दिफाई तैयारी ईरान ने बड़े पैमाने पे अपनी जारी रखी है, उसको आगे बढ़ा रहे। नए तरह के मिसाइल उसमें टेस्ट किए गए हैं जिनकी रेंज ज्यादा है, जिनका डिस्ट्रक्टिव पावर जिनका ज्यादा है। उसके अलावा एक अहम खबर अभी इस बीच में ये आई है कि ईरान को रशिया से MiG-29 जेट्स मिले हैं। ये खबर अभी मैं कई जगहों से, इसको वो अलग से मैं क्रॉस चेक नहीं कर सका, लेकिन मुझे कई 2-3 जगहों पर यह नजर आई खबर, और इस पर थोड़ी बातचीत भी चल रही। MiG-29 ऐसा है कि जिसके लिए ईरान के पायलट्स पहले से ट्रेंड हैं, और वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये, बल्कि यहाँ तक कुछ जगहों पर मुझे नजर आया कि 40 फाइटर जेट ईरान को MiG-29 मिले हैं। अब ये है कि इसमें वही मैं बहुत इसकी अलग से तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन ये तो ईरान की तैयारियों के तहत ये है। ईरान ने इसके साथ ही साथ अपनी नेवी को खास तौर पर बहुत तैयार किया है। नेवी जो खलीज फार्स के अंदर तैनात है वो भी, और जो अरब सागर और हिंद महासागर के इलाके में जिसका जो काम करती है वो भी। तो ईरान की नेवी के असल में 2 हिस्से हैं। एक है IRGC की नेवी है, वो खलीज फार्स को देखती है, वहां पर तैनात है पूरे उस बॉर्डर पे। और एक आर्मी की नेवी है। आर्मी की नेवी जो है वो दरियाए अरब और दूसरे इलाकों को वो देखती है। तो ये दोनों के दोनों जो है इस वक्त पूरी तरह से तैयारी इन्होंने की हुई है। ये ईरान की इस वक्त जंग की तैयारी। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है, चूंकि बहुत अहम मामला है। जी जी, और आपने बताया था पिछली बार के कुछ हथियारों के टेस्ट का ऐलान भी नहीं कर रहा है ईरान, जिसके लिए खुद इजरायली और अमेरिकन मीडिया ने भी उस किस्म का चिंता जताई है, और शायद ऐलान ना होने पर भी वो बेचारे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि ना मालूम और क्या हथियार आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कई अहम बातें बताई कि इजराइल के अंदर अब भी ईरान का खुफिया नेटवर्क मुसलसल काम कर रहा है, और जो कुछ अभी तक दिखाया गया है वो जो बिल्कुल ऐसा है जैसे आइसबर्ग, बहुत ही छोटा सा कोई एक हिस्सा है जो दिखाया गया है, उसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन है। और आपने ये भी बताया कि ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी है। कतर और अमेरिका के बीच में जो कुछ कहा गया है, या कतर को धोखा देने के लिए अगर आप पर हमला हुआ तो हम आपको बचाएंगे, ये एक नया धोखा हो सकता है, और ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी भी हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में भी जो डिफेंस डील हुई है उसे भी शायद ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में पिछले दिनों जंग में काफी नजदीकी नजर आई थी, लेकिन वहां भी दुश्मनी बढ़ाने के इंतजाम हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर से जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, वहां लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है सऊदी अरब, और पाकिस्तान एक साथ जा सकते हैं इजराइल की तरफ। और वहां अभी से गुस्सा भी जाहिर किया जा रहा है अवामी सतह पर, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने तेहरान से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को, नाजरीन को दी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।